Welcome to the channel of Constant Learner. Hello everyone, in this video we are going to discuss a chapter of First Flight, chapter number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom by Nelson Rolihlahla Mandela. इस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया गया है और फ्रीडम को पाने के लिए क्या क्या जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो चीज़ भी इसके अंदर बताया गया है. एक ब्लैक प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला. मैं यहाँ ब्लैक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये पूरी ओवरऑल जो स्टोरी है ये उन्हीं के ऊपर बनी हुई है कि उनके जो कलर था, जैसे कि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, तो उनको और उन जैसे कई लोगों को, है ना, कोई भी राइट्स नहीं हुआ करता था. वहाँ पे सिर्फ जो वाइट लोग होते थे वो ही रूल करते थे. वाइट लोग का मतलब ये है कि जो जिनका कॉम्प्लेक्शन एकदम फेयर होता था, लाइक ब्रिटिशर्स, तो वही लोग उन पर रूल करते थे, है ना. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सबसे पहले हम ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें कुछ बहुत अच्छी डिटेल दी गई है. इसमें सबसे पहले आपको एपार्थाइड का मतलब बताया कि एपार्थाइड होता क्या है. ये क्या होता है? इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. ये ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कि लोगों को सेपरेट यानी अलग करने का काम करता है. अब अलग कैसे करेगा? वो उनके रेस को देख करके. रेस का मतलब यहाँ पे होता है कलर को देख करके, है ना. और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंडर वेरी रिसेंटली. तो ये साउथ अफ्रीका का इसका आंसर आया, क्योंकि ये पूरी जो कहानी है, हमारी पूरी जो स्टोरी है, ये रियल है और ये साउथ अफ्रीका के ऊपर बनी हुई है. अब आपसे यही पूछा गया है कि आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. ये क्या थे? एक नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है, पूरा लाइफ टाइम जो है, उन्होंने एपार्थाइड्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए बिता दिया. और उसके लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस भी किया. उनको 30 ईयर्स तक उसको प्रिजन भी कराया गया, यानी उनको जेल भी पहुंचाई गई. लेकिन क्या हुआ? एट द एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन लड़ा, यानी एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक जिसको हम बोल सकते हैं, लोगों ने उनको इलेक्ट करके उस साउथ अफ्रीका का लीडर बना दिया 1994 में. ठीक है. और वो उस नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. अब बड़ी बात इस स्टोरी की, एक ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी हम किसे कहते हैं? जो कि खुद लिखी गई हो, है ना. एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी जो होती है वो किसी अन्य व्यक्ति जो है वो लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी यानी स्वयं की लिखी हुई बायोग्राफी है. तो ये नेल्सन मंडेला जी ने ही लिखी है. अब इसमें थोड़ा सा ये ब्लू बॉक्स में एक चीज़ दे रखी है कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. जो मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. शुरू करते हैं. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल. यानी 3 सेंचुरीज वाइट लोगों ने उस कंट्री पे रूल किया, और उसके बाद नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. अब मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. अब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो 400 सीट्स में से 250 सीट्स लाई थी, और वो उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा और वो उसमें उनको जीत हासिल हुई. The inauguration ceremony took place in Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. अब जब उनकी होता है ना, जब शपथ लेने का टाइम आया, उनकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो एक यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, जो कि प्रिटोरिया यानी जो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वहाँ पे हुई थी. एम्फीथिएटर हम अभी आगे बताएंगे होता क्या है. ठीक है. बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है बिल्डिंग का जिसके ऊपर कोई रूफ नहीं रहती है, स्टेप्स रहते हैं और उसके ऊपर सीट्स लगी हुई रहती है, जिसको हम अखाड़ा भी हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, है ना.
वो वाला अखाड़ा नहीं जिसमें लड़ाई होती है, बट उसको एक पर्टिकुलर बेसिकली नाम दिया गया, अखाड़ा बोल सकते हैं हम हिंदी में, है ना। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज ने वो चीज़ अटेंड करी और लगभग 140 कंट्री के लोग शामिल हुए उसमें। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब सबसे पहले जो उन्होंने स्पीच दी थी तो उन्होंने यही लाइन बोली थी कि इस ब्यूटिफुल लैंड में कोई भी उत्पीड़ित जो रहता है, जिसको ऑप्रेस्ड किया जाता है, वो लोग नहीं रहेंगे। मतलब अब किसी को कोई भी मतलब दमन नहीं किया जाएगा किसी का भी। ये चीज़ उन्होंने अपनी स्पीच में सबसे पहले डाली। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with black, whites and colored celebrating together more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। अब जुबिलेंट सीन था यानी चारों तरफ हैप्पीनेस थी प्रिटोरिया की स्ट्रीट पर, और बहुत सारे लोग अलग अलग रेस के लोग शामिल हुए थे। जैसे कोई ब्लैक भी लोग थे, वाइट भी लोग थे, डिफरेंट कलर्स के लोग थे, है ना। डिफरेंट कलर का मतलब ये नहीं कि रंग बिरंगे थे, मतलब कि अलग जैसे रहते हैं ना कलर्स में भी शेड्स रहते हैं, तो ऐसे अलग अलग शेड्स के लोग थे। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डांस करके, खुशी बना करके वो चीज़ सेलिब्रेट करी। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। 10th May dawn bright and clear। अब क्या थी, 10 मई की बात थी और जो दिन था, डॉन था, सुबह जो थी वो बहुत ही ब्राइट थी और क्लियर थी, साफ सुथरी थी। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। और कुछ कुछ दिन पहले मैं बहुत ही सारे लोगों से बिसीज यानी बहुत ही सारे लोग जो थे मेरे आसपास थे, है ना, और बहुत बड़े बड़े लोग थे, मतलब जो ऊंचे पद पे होते हैं वो लोग थे, और वर्ल्ड लीडर्स भी थे। वो मुझे मेरे इनॉग्रेशन डे यानी मैं शपथ ले रहा था उन दिनों से पहले ही मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ गए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। और जो वो इनॉग्रेशन था वो सबसे ज़्यादा लोग, इंटरनेशनल लोग साउथ अफ्रीका में पहली बार आए थे ऐसे, ठीक है, मतलब बहुत ही ग्रैंड सा उनका इनॉग्रेशन हो रहा था। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in the Pretoria। अब ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सैंडस्टोन से बना एक एम्फीथिएटर था, है ना। एम्फीथिएटर क्या होता है, ऐसी बिल्डिंग जिसमें कोई रूफ नहीं हो, बहुत सारी रो हो और उस पर सीट्स लगी हो, ठीक है, जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग ने बनाया हुआ था, ठीक। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब ये बोल रहा है कि बहुत अरसे बाद मतलब ये काफ़ी अरसों तक जो वाइट सुप्रीमेसी यानी जो ब्रिटिशर लोग थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी, लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स के लोग हैं, यानी अलग अलग रेसेस के लोग हैं, यानी डार्क भी है, वाइट भी, मतलब हर तरीके के कलर के लोग हैं यहाँ पे। और ये पहली ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है जो कि नॉन रेशियल है ना, जिसमें कोई रेस के हिसाब से, कलर के हिसाब से कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनेनी। और उस lovely autumn day यानी उस सुंदर से मौसम में या फिर दिन बोल सकते हैं हम, मैं मेरी डॉटर जेनी के साथ था। On the podium, मतलब पोडियम क्या होता है, जिसपे हम खड़े होकर के भाषण वगैरह देते हैं ना, उसको हम पोडियम बोलते हैं। फिर खड़े होकर कुछ भी हमें एड्रेस करना हो, स्पीच डिलीवर करना हो तो हम उस पर चले जाते हैं। मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और जो मिस्टर डी क्लार्क थे वो हमारे सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, है ना, जो कि शपथ लेने जा रहे थे। देन थाबो बेकी वॉज सॉन इन द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। आप इन दोनों प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा कि पहला प्रेसिडेंट कौन था, वो थे थाबो बेकी, और जो सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे थे मिस्टर डी क्लार्क। ये दोनों अपनी प्लेज लेने जा रहे थे।
When it was my turn, जब मेरी टर्न आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. अब मेरी बारी आई तो मैंने क्या करा, मैंने भी प्लेज ली और प्लेज में ये बोला कि भाई मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा, उसका पालन करूँगा, उसकी रक्षा करूँगा और अपने लोगों के प्रति जो है वो पूरी तरीके से समर्पण हो जाऊँगा, डिवोट हो जाऊँगा. To the assembled guests and the watching world, I said, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे तब मैंने कहा, today all of us do by our presence here, हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी सभी लोग आप सभी लोगों की प्रेजेंस भी है यहाँ पे. confirm glory and hope to new born liberty. confer का मतलब होता है give, यानी देना. हम इस न्यू लिबर्टी को है ना, इस न्यू लिबर्टी को ग्लोरी, सम्मान और एक होप दे रहे हैं. ठीक है. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. इतने सालों से जो हमारे ऊपर ऑपरेशन हुआ है, मतलब हमें इतनी उत्पीड़न दी गई है, हमारा इतना हमको इतना डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनाया गया है, सब कुछ किया गया है, लेकिन ये क्या है, ये एक रिजल्ट है ऐसी सोसाइटी का जो कि प्राउड होगी, है ना. यानी जो ये हमारी सोसाइटी है, हमने इतना कुछ सहा है और ये सब हमारी सेक्रीफाइस का नतीजा है कि जो हम हमारी सोसाइटी के ऊपर प्राउड करेंगे. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि we who were outlaws, यानी अपर्थी के जो कारण, जो हमारे जो अपर्थी की पॉलिसी और उसके कारण जो हमारी दूसरी कंट्रीज से जो रिलेशनशिप ब्रोक हो गए थे, चाहे वो रिलेशनशिप ट्रैट का हो, है ना, या ट्रिटी का हो, वो लोग पहले तो हमें पूछते नहीं थे, लेकिन आज हमें ये सौभाग्य, एक प्रिविलेज मिला है कि आज हम उन्हीं को हमारी कंट्री में होस्ट कर रहे हैं, यानी उनकी मेज़बानी कर रहे हैं. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब वो बोल रहे हैं कि हम सभी इंटरनेशनल गेस्ट को यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं वो, और उनको शुक्रिया कह रहे हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस पोजीशन में आए. ये पोजीशन सभी की एक कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस को लेकर के, पीस को और ह्यूमन डिग्निटी को लेकर के. यानी जितना भी उनके ऊपर अत्याचार वगैरह हुआ, आखिर में एट द एंड जीत जो है वो न्याय की हुई, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की हुई. वी हैव एट लास्ट अचीव अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हमने आखिर में पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव ही कर लिया. इमेंसिपेशन क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम. ठीक है. वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब हमें ये प्लेज करनी है कि हम अपने लोगों को पोवर्टी यानी गरीबी, डिप्रिवेशन, हानि, सफरिंग वगैरह या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो बॉन्डेज जो कंटिन्यू चल रही थी उससे आज़ाद करवा सके. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. और दोबारा से कभी नहीं ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है वो वापस से ऑपरेशन को एक्सपीरियंस करे. यानी जो अत्याचार हुए हैं वो नहीं चाहते कि डबल से हमारे जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे अत्याचार करें, है ना, और ये सब चीज़ें, उत्पीड़न उनको झेलना पड़े. वो ये चीज़ को अपनी स्पीच में एड्रेस कर रहे हैं. The sun shall never get set on so glorious a human achievement. Let freedom rage. God bless Africa. है ना. अब ये जो अचीवमेंट है, जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो सन है वो कभी डूबना नहीं चाहिए, हमेशा ग्लोरियस रहना चाहिए. और लेट फ्रीडम रेज, यानी वापस से जो फ्रीडम है उसको रूल करना चाहिए. गॉड ब्लेस अफ्रीका. सेकेंडली वो बोल रहे हैं, A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopter and troop carrying roared in perfect formation over the Union building. जैसे कि आप उन सभी लोगों ने क्या किया, अपनी आंखों को जो है वो ऊपर आसमान में देखा, और आसमान में क्या देखा उन्होंने कि जो जेट्स हैं,
है ना, हेलीकॉप्टर है, जैसे हमारे रिपब्लिक डे पे कैसे स्मोक से, धुएं से जो मतलब कलाबाजी दिखाई जाती, वैसी वहाँ के लोगों ने यूनियन बिल्डिंग पे एकदम परफेक्टली वो चीज़ दिखाई, जो मिलिट्री वगैरह के जो लोग थे, जो ट्रूप्स थे, उन लोगों ने। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और वो जो था वो इतनी एक्यूरेसी के साथ दिखाया गया। पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से एक्यूरेसी के साथ दिखाया गया। और वो जो था वो डेमोन्स्ट्रेशन था, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन यानी किसी को कुछ चीज़ दिखाना, किसका, अपनी जो मिलिट्री थी उनकी, उसकी लॉयल्टी का, उसकी वफादारी का, किसके साथ, जो नई गवर्नमेंट जो इलेक्टेड हुई थी उसके साथ, यानी जो नेल्सन मंडेला जी की जो गवर्नमेंट थी उनके साथ, है ना, जो कि कैसे इलेक्ट हुई थी, एकदम फ्रीली और फेयरली, यानी बिल्कुल न्याय के तरीके से। Only moment before the highest general of South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। और जो डिफेंस के जो सबसे बड़े जो पोस्ट पे जो मैन थे, उनके जो पूरा चेस्ट था वो पूरा रिबन से लगा हुआ था, है ना, मतलब रहता है ना कि जो डिफेंस का जो सबसे बड़ा जो चीफ होता है उसके पूरी दूर जो शोल्डर वगैरह, चेस्ट पे जो मेडल्स वगैरह ये सब लगे रहते, वही उनकी प्लेज दिलवाने के लिए आए और उनको सैल्यूट करा। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। अब वो उनको अवेयर नहीं थे इस चीज़ का, है ना, मतलब उनके कॉन्शियस में नहीं था कि भाई कुछ सालों पहले यही लोगों ने क्या करा था, मुझे अरेस्ट किया था। अब देखो सडनली क्या होता है, सडनली क्या हुआ कि ये मेरे को सैल्यूट कर रहे हैं, है ना। क्यों सैल्यूट कर रहे थे? बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। नेल्सन मंडेला क्योंकि प्रेसिडेंट थे, अब इसी वजह से अब वो जेल में तो उनको पटक नहीं सकते, इसी वजह से वो लोग सैल्यूट कर रहे थे। फाइनली a chevron of Impala jet left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of New South African flag। अब फाइनली क्या हुआ, जो शेवरॉन क्या होता है, एक वी टाइप का पैटर्न होता है, जैसे जो साउथ अफ्रीकन का जो फ्लैग था उसमें अलग अलग कलर्स के उन लोगों ने आसमान में स्मोक छोड़े, यानी धुआं छोड़ा, और उसकी पूरी आकृति जो शेप था पूरा उससे बना दिया। The day was symbolized for me by playing of our टू नेशनल एंथम। वो उस दिन उनको याद था, वो दिन उनके जहन में था, है ना, और उनमें दो नेशनल एंथम जो थे वो प्ले करे गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नॉक्सी सिकिलिल आइका फ्रिका and black singing Die Stem, the old anthem of Republic। अब वो जो वाइट लोगों ने तो कोसी सिकिला नेशनल एंथम गाया, और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने डाई स्टेम करके एक नेशनल एंथम गाया। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। और उस दिन जो था उन दोनों ग्रुप को उस लिरिक्स का मतलब नहीं पता था। दे वंस डिस्पाइस दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट। और उनका उस चीज़ को लेके बहुत ही लो ओपिनियन था, लेकिन क्या था कि एट द एंड वो लोग उसको जो नेशनल एंथम था उसके लिरिक्स को याद हो गए थे उनको, मतलब याद कर ही लेंगे, उनका मतलब ये था। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन, अब इनाग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था मेरी हिस्ट्री को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो फर्स्ट दशक था 20वीं शताब्दी का, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मतलब कुछ ईयर बाद जो हमारी एंग्लो और बोर, यहाँ पे एंग्लो जो है वो ब्रिटिश को बताता है, और बोर यानी जो साउथ अफ्रीकन के लोग थे उन लोगों के बीच में जो वॉर हुई थी नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले। तो जो दो वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट अ डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अब क्या हुआ था, उन्होंने पैचअप कर लिया था किसके साथ, वाइट स्किन लोगों के साथ, और उन्होंने अपने ही कंट्री में एक सिस्टम लाके खड़ा कर दिया था जो कि डार्क स्किन लोगों को, यानी जो काले लोग हैं उनको डोमिनेट करता था, है ना, उनको ऑप्रेस्ड करता था। यानी हमें इससे ये पता चला है कि ये साउथ अफ्रीका के लोगों की भी मिली भगत थी वाइट पीपल लोगों के साथ, और वो अपने ही लोगों को टारगेट करते थे।
The structure they created formed the basis of one of the harshest, most human society the world has ever known. और उन्हीं ने ऐसा जो सिस्टम है उसको, ऐसा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया था जो कि बहुत हार्श था, है ना, और बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन था, मतलब बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी। और वो जो सोसाइटी है ना, वो इसी नाम से जानी जाने लगी थी पूरी दुनिया भर में। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century, अब 20वीं शताब्दी के आखिरी में, एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब वो बोल रहे हैं कि अब देखो एंड ऑफ दी 20th century आ गया है ना, तो ये जो सिस्टम है जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो बिल्कुल ही ओवरटर्न यानी ख़त्म हो रहा है ना, ख़त्म हो चुका है। और एक नया सिस्टम लागू किया गया है जो कि हर एक कलर के लोगों का, हर एक स्किन कलर, हर एक कलर के लोगों को अपने पूरे राइट्स और उनके फ्रीडम्स को पूरा अधिकार दिलाता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repay। अब वो बोल रहे कि वो दिन कब आया, वो unimaginable sacrifices है उन लोगों के, है ना, उन लोगों यानी जो उनके साथी थे, नेल्सन मंडेला के जो साथी थे, वो उन लोगों का सेक्रीफाइस है। और वो जो सेक्रीफाइस और जो करेज जो उनके अंदर था और जितनी सफरिंग उन्होंने सही है वो कभी भी गिनी नहीं जा सकती और उसको कोई भी पे नहीं कर सकता है ना, चाहे कोई कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने लोगों के लिए, जितनी उन्होंने सफरिंग झेली है, वो कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज। मैंने उस दिन महसूस किया, और मैं बहुत दिनों तक वो महसूस करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं उनका एक सम हूँ, है ना, मतलब मैं एक टोटल हूँ, उनका एक टोटल एंटिटी हूँ, उन सभी अफ्रीकन पैट्रियोट्स की, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों की जो कि मुझसे पहले चले गए हैं। That long and noble line ended and now begin again with me। अब वो जो लंबी और जो नोबल लाइन जो थी, मतलब जितना भी लोगों ने सेक्रीफाइस किया था वो एंड भी हो चुकी है और वापस से मुझसे ही शुरू भी हो चुकी है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। अब वो बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत दुख हो रहा था, मैं बहुत दुखी था, और मैंने दुखी क्यों थे, क्योंकि उन्होंने उनको कम्प्लीटली थैंक भी नहीं बोला था, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा भी नहीं किया था। और सेकंड क्या था कि वो लोग जो अभी तो मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है ना, उन्होंने इतना सेक्रीफाइस जो किया है वो उस चीज़ को देख भी नहीं पाए हैं। इस वजह से जो हमारे राइटर है उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। अब वो जो पॉलिसी थी apartheid की, है ना, जो सिस्टम था सेग्रीगेशन का रेस के हिसाब से, वो बहुत ही ज़्यादा डीप में यानी गहरा और लंबा जख्म मेरे लोगों और मेरी कंट्री को देकर गया है। All of us will spend many years if not generation recovering from the profound hurt। और हम लोगों ने कई साल जो है इसी दुख दर्द में पीड़ा में बिताए हैं, इसी profound hurt में हमने अपनी पूरी जो लाइफ थी, है ना, जितनी भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उनके लोगों ने वो बिताई है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthalis, the Yusuf Dados, the Brain Fisters, the Robert Sobukvis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that they are like may never be known again। अब वो बोल रहे हैं कि ये चलो ठीक है, ये हो गया कि हम लोगों ने बहुत सारे पीड़ा सही सब कुछ सहा, लेकिन उसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा कि उन्होंने एक ये कुछ जो फेमस लोगों के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं कि इन लोगों को भी प्रोड्यूस किया, और ये
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी बहुत ही खास लोग थे। यानी ये जो दे रखा है ना, ओलिवर जी से लेकर तो रॉबर्ट तक, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लोग थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें एक चीज़ दे रखी है, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड्स, यानी ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एपार्थाइड्स के अगेंस्ट फाइट किया। फॉर द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन, सी एक्सरसाइज सेकेंड ऑन पेज नंबर 25। अब ये एक चीज़ और बताया गया है, आपको एक्सरसाइज सेकेंड देखने के लिए कहा गया है पेज नंबर 25 में। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, जो यहाँ पे दी लगा हुआ है, द लगा हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है ना। और इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर नाउन जो रहता है वो द जो रहता है कभी आता नहीं है आर्टिकल में, लेकिन ये हालांकि प्रॉपर नाउन, ये एक ही लोग थे, इसी वजह से इनके आगे द आया है। ठीक है, और ये ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही ज़्यादा करेजियस थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा साहस थे, उनके पास बहुत बुद्धि थी, जनरॉसिटी थी, उदार आदमी थे, है ना। और ये दोबारा से वापस से ऐसे लोग जन्मेंगे नहीं, है ना, मतलब ऐसे लोग वापस नहीं आएंगे जैसे कि ये लोग थे। Perhaps it requires such a depth of operation to create such heights of character। हाँ, इसमें बहुत सारा डेप्थ ऑफ ऑपरेशन रहेगा ऐसे लोगों को क्रिएट करने में। मतलब ऐसे लोग कब बनेंगे, जबकि उन्होंने बहुत कुछ सहा होगा, तभी जा कर के उनकी सहन शक्ति जो है वो मजबूत हुई होगी और उनका ऐसा कैरेक्टर निकल के आया होगा। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। और वो बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो कंट्री है वो मिनरल्स और जेम्स में रिच है ना, बट लेकिन क्या है कि असलियत में जो चीज़ है ना इस कंट्री में, जो खास बात है, जो वेल्थ है उसकी, वो लोग हैं, है ना। साउथ अफ्रीकन लोग हैं जो कि फाइनर और ट्रूअर है और बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट देन डायमंड है। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। comrades क्या होते हैं, साथी जिसको हम बोलते हैं। तो ये वही साथी थे जिनसे मैंने मीनिंग सीखा कि करेज का मीनिंग होता क्या है असलियत में। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय बीतता गया, मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिसमें मर्द और औरत शामिल थे, है ना। उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके जो ये आइडिया थे, मतलब उन्होंने बहुत काम किया, सेक्रीफाइस किया अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए। इस लाइन का ये मतलब है, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने बहुत सारे आदमियों को, मैन को देखा कि वो किस तरीके से जो उनके ऊपर अटैक होता है, उनको टॉर्चर किया है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ में डटे रहे हैं, वहाँ से हिले नहीं वो, है ना। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ शो करी, बहुत रेसिलेंस यानी जो एबिलिटी रहती है हार्डशिप वगैरह से डील करने की, वो दिखाए। और उन्होंने इतना कुछ सहा है कि वो इमेजिन भी हम नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फेट ओवर इट। और मैंने सीखा है जो करेज है वो एब्सेंस ऑफ फियर से नहीं है, बाकी उसके ऊपर जीत पा लेने से, है ना। कि ठीक है, हमें थोड़ा बहुत डर तो सबको लगता ही है, दैट इज ह्यूमन नेचर, लेकिन जब हम उस डर के ऊपर काबू कर लेते हैं उसको, तो हमारी रियल विक्ट्री तब होती है। द ब्रेव मैन इज नॉट he who does not feel afraid but he who conquer the fear। ब्रेव मैन यानी शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो कि डरता ना हो, है ना, डरता ना हो, बल्कि उस डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता हो, है ना। डर के आगे बोलते हैं ना जीत है, तो सेम एज उन्होंने यहीं पे वो डायलॉग मारा। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा मतलब व्यक्ति नहीं है जो कि एक दूसरे को हेट करता हो उसके कलर के हिसाब से, उसकी स्किन कलर के हिसाब से, या उसके बैकग्राउंड से, या रिलीजन के हिसाब से। ठीक है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों ने हेट करना सीखा है, कोई मतलब ये इनबोर्न ट्रेट नहीं है कि भाई हाँ लोग जो है वो रिलीजन और स्किन कलर और उनके बैकग्राउंड से
मतलब हेट करते हो, है ना, ये इनबोर्न कैरेक्टर नहीं, ये सीखा गया है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख गए हैं कि भाई कैसे हेट किया जाता है, तो वो क्या करेंगे आगे आपको बताया, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको सिखाया जा सकता है कि लव कैसे टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे ही उनको हेट सिखाया गया वैसे ही उनको लव भी तो सिखाया जा सकता है, और वो जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि जो वो ह्यूमन नेचर में है ना, वो नेचुरली ह्यूमन हार्ट के अंदर है। Even in the grimmest times in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब क्या बोल रहे हैं कि वो जिनका जो टाइम था प्रिजन में, जो उसके साथ जो इतनी मतलब उनको इतना टॉर्चर किया गया, सब कुछ किया गया, और उनके साथियों को भी सेम एज वही चीज़ करी गई, तो उन्होंने अपनी जो लिमिट्स हैं, उनने खुद को अपनी लिमिट्स यानी उनकी जो पोटेंशियल है उससे भी ज़्यादा उनको पुश किया। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक स्केल मारी गई और उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 2 स्केल भी झेल ले, यानी उसने वो हार्ड वर्क से अचीव किया है ना, तो वैसे ही बोला गया है कि मेरे को जितना टॉर्चर होता था, मेरे साथियों को जितना टॉर्चर होता था, उस टाइम पे मैंने क्या देखा कि जो उनका जो गार्ड था, है ना, उसको गार्ड को ये सब करते हुए जस्ट फॉर अ सेकेंड, यानी वो जो गार्ड उनको जो तकलीफ दे रहा था, तो उसके मन में भी थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी आई, है ना, चाहे वो 1 सेकेंड के लिए ही आई, लेकिन उसको भी जैसे मुझे फील हो रहा था टॉर्चर, वैसे भी उसको हो रहा था, भले से वो 1 सेकेंड के लिए हो, लेकिन उसको हुआ था। और ये मुझे रीअश्योर करता है और मुझे ये फाइट लड़ने में और ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। और जो मैन की जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, जो वो एक लौ है जो कि कभी छुप सकती है लेकिन कभी भी वो बुझ नहीं सकती है। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has obligation to his people, his community, his country. अब बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी की लाइफ में 2 एब्लिगेशन यानी 2 ड्यूटीज होती हैं, चाहे वो उसकी फैमिली के लिए ड्यूटी हो, पेरेंट्स के लिए हो, वाइफ के लिए हो, चिल्ड्रन के लिए हो, है ना। एक ड्यूटी तो ये हो गई, और दूसरी उन्होंने यहाँ पे ऑब्लिगेशन बताया उनके लोगों के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए, है ना, उनकी कंट्री के लिए। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. अब बोल रहे हैं कि इस सिविल और इस ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है कि जो हर एक व्यक्ति जो रहता है वो अपनी ड्यूटी उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग निभाना चाहता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे जैसे आदमी के लिए और जो इस अफ्रीका कंट्री में जन्मा है उसके लिए कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस, जो दोनों ड्यूटी है, वो एक साथ निभा सके। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अब क्या बोल रहा है कि जो साउथ अफ्रीका में जो ऐसे लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, उनको इसके लिए पनिश किया जाता है और उनको अकेला छोड़ दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो ऐसे लोग हैं, है ना, जो कि ड्यूटी निभाते हैं उनके लोगों के लिए, तो उनको क्या किया जाता है, फैमिली से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उनको एक अकेलेपन की लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाता है ना। जिसके कोई बोलते हैं ना ट्वाइलाइट क्या होता है, जो रात और के शाम के बीच का जो रहता है ना उजाला, हल्के सा जो अंधेरा रहता है, वो चीज़, ठीक है। और उनको इस लेवल पे पुश किया जाता है कि वो अपनी अकेले ही लाइफ जिए, सब कुछ अकेला करें। मतलब उनको ओवरऑल ये रहता है कि या तो आप अपनी फैमिली को चूज कर लो या फिर आप अपने लोगों को चूज कर लो। उनके बीच में ये डिलेमा रहता है, ये डिलेमा क्रिएट कर देते हैं साउथ अफ्रीका के लोग। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but
it attempted to serve my people, I found that I was prevented for fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. अब वो बोल रहे हैं कि बिगनिंग में तो मैंने चूज कर लिया था कि प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, है ना, लेकिन क्या हुआ कि उनको सर्व करते करते मैं अपने ऑब्लिगेशंस जो थे अपने सन होने का, भाई होने का, उसी चीज़ से प्रिवेंट कर लिया गया। मतलब मैं जो ड्यूटी रहती है एक सन की, ब्रदर की, वो चीज़ मैं सही ढंग से निभा नहीं पाया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, है ना, मैं उस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए, है ना। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं हर तरीके से फ्री था जितना मैं जानता था। मैं मेरे हिसाब से, बचपन की बात बता रहे कि वो अपने हिसाब से उस टाइम पे खुद को फ्री मानते थे। कैसे मानते थे? फ्री टू रन इन द फील्ड, है ना, कि वो उनको पूरी आज़ादी थी कि वो फील्ड में रन करे, दौड़े, है ना, नियर माई मदर्स हट, है ना, मेरी मम्मी के घर के पास। फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम, है ना, उनको आज़ादी थी कि वो एक क्लियर स्ट्रीम में स्विम करे, है ना। रन थ्रू माई, जो कि विलेज से होकर गुजरती हो। फ्री टू रोस्ट मिलीस, मिलीस क्या होता है? कॉर्न वगैरह होते हैं ना, उसको मिलीस बोलते हैं, कि वो कॉर्न को भी रोस्ट करने के लिए फ्री थे, है ना। और अंडर द स्टार एंड राइड्स द ब्रॉड बैक ऑफ स्लोइंग मूविंग बुल्स, मतलब वो जो बुल्स थे उनको चराने के लिए भी वो फ्रीली थे। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ उनकी फ्रीडम थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉ ऑफ मैन और अ गॉड। जैसे ही मैं मेरे पापा को और मेरे जो कस्टम्स होते हैं उसको ओबे करता था तो मुझे कोई परेशान नहीं करता, ना ही वहाँ का लॉ करता था और ना ही गॉड वगैरह कोई परेशान नहीं करते थे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब उनको धीरे धीरे जब ये पता चला कि भाई जो उनका जो बॉयहुड था, जब मतलब वो छोटे थे मान सकते हैं, तो उनकी फ्रीडम उनको एकदम से इल्यूजन लगने लगी, यानी छलावा लगने लगी। मतलब उनको सच्ची फ्रीडम नहीं लगने लगी। व्हेन आई डिस्कवर एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मैं बड़ा होता रहा तो मुझे पता चला कि जो मेरी फ्रीडम है वो मुझसे ले ली गई है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और वो टाइम था जो मैं उस फ्रीडम के लिए हंगर फील करने लगा था। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरुआत में जब मैं स्टूडेंट था सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वैसी फ्रीडम, मतलब टेम्पररी, ट्रांसिटरी फ्रीडम का मतलब होता है टेम्पररी फ्रीडम, जो कि मुझे अलाउ करे कि मैं रात भर बाहर रहूं, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे मैं यंग मैन था जोहान्सबर्ग में, तो मैं एक बेसिक और एक ऑनरेबल फ्रीडम चाहता था जो कि मैंने मेरी पोटेंशियल से कमाई थी। जैसे कि मैं कमाई करना चाहता था, है ना, मैं किसी से शादी करना चाहता था और मेरे पास एक फैमिली हो, है ना, और मेरी जो फ्रीडम है वो किसी भी दूसरी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, मतलब कोई भी मेरी फ्रीडम को छीन ना पाए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखा कि भाई मैं ही फ्री नहीं था, मेरे पास ही फ्रीडम नहीं थी, बल्कि मेरे जो भाई बहन वगैरह ये लोग हैं उनके पास भी फ्रीडम नहीं थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल। फिर मैंने देखा कि भाई मेरी ही जो फ्रीडम है वो बाधित नहीं हो रही है, मतलब मेरी फ्रीडम को नहीं छीना गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। उन सभी लोगों की फ्रीडम को छीना गया है, उन सभी लोगों के पास फ्रीडम नहीं है जो मेरी तरह दिखते हैं। दैट इज व्हेन आई जॉइन्ड द African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब वो बोल रहे हैं कि उसी दिन मैंने किसको ज्वाइन कर लिया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और जो मेरी हंगर थी, है ना, जो मेरी फ्रीडम के लिए जो हंगर थी, ठीक है, वो तभी बड़ी हुई, है ना। मतलब उनको उनके लिए भी फ्रीडम चाहिए थी, उनको खुद के लिए भी फ्रीडम की लड़ाई लड़नी थी और अपने लोगों के लिए भी फ्रीडम की लड़ाई लड़नी थी।
It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated by my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that draw a law-abiding attorney to become a criminal, that turn a family-loving husband into a man without a home, that force a life-loving man to live like a monk. मतलब बोल रहे हैं कि उनकी डिजायर थी कि जो फ्रीडम है, मेरे लोगों की जो फ्रीडम है, और जो मेरे लोग हैं वो पूरे डिग्निटी के साथ रह सके, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सकते, है ना। और उनको जो नेल्सन मंडेला थे वो एक बड़े डरे सहमे से, जो उनका कैरेक्टर पहले बताया गया था, है ना, अब वो टर्न इनटू बोल्ड वन, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो गए थे, है ना। और पहले वो जो लॉ को जो इतना फॉलो करते थे, अब उसी लॉ ने उनको क्रिमिनल बना दिया था। और वो फैमिली लविंग हस्बैंड थे, अब वो कैसे टर्न हो गए थे इनटू अ मैन विदाउट अ होम। उनके पास कोई घर नहीं था, है ना। उनकी जो लाइफ थी वो कैसी हो गई थी, मॉन्क की तरह हो गई थी। मॉन्क यानी जो सन्यासी लोग जो रहते हैं ना, सारी मोह माया छोड़ देते हैं, तो वो उनकी लाइफ पूरी तरीके से ऐसी हो गई थी। आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं ज़्यादा बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ और मैंने ही सेक्रीफाइस नहीं किया है, मतलब सबने सेक्रीफाइस किया है, या फिर वो ये कहना नहीं चाह रहे कि मैं ही बलिदानी हूँ। आई फाउंड दैट, मैंने ये पता करा है कि दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मैं लिमिटेड और पुअर फ्रीडम को एन्जॉय नहीं कर सकता। एंड आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और मैं अलाउ नहीं हूँ कि भाई मेरे लोग तो फ्री नहीं और मैं सारी ये सब चीज़ें करूँ, तो ये चीज़ मुझे गवारा नहीं करती है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, जो फ्रीडम होती है वो इनडिविजिबल रहती है, यानी भेदभाव नहीं करती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। मतलब अगर मेरे लोगों में बेड़ियाँ जो रहेगी, जो गुलामी की जो जंजीर रहेगी वो मेरे लोगों में रहेगी, तो इसका मतलब ये भी होगा कि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, तो वो चेन मेरे अंदर भी रहेगी, यानी मैं भी उस गुलामी का शिकार रहूँगा। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। मुझे पता था जो ऑपरेसर है उसको भी आज़ादी चाहिए, जैसे कि एक ऑपरेस्ड को चाहिए। अब किस उसमें वो उसको आज़ादी दिलाने वाले हैं वो आगे बताया है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरों की फ्रीडम को छीनते हैं, वो खुद एक प्रिजनर होते हैं, खुद एक कैदी होते हैं। किस चीज़ के कैदी होते हैं? वो होते हैं हेट्रेड, नफरत के कैदी। He is locked behind the bar of prejudice and narrow minded. अब वो लोग वो लोग एक जेल में, यानी एक जेल में इसमें क्या बोलते पर्सोनिफाई किया गया है कि भाई वो लोग एक ऐसी जेल में बंद है, प्रीजुडाइजेस और नैरो माइंडनेस की, यानी छोटी सोच और जो हम ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं ना बिना देखे किसी को, उसकी जेल में बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं वाकई में फ्री नहीं होऊंगा अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी तरीके से जैसे कोई मेरी फ्रीडम ले लेता हो, है ना, तब भी मैं फ्री नहीं रहूँगा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उन्होंने यहाँ पे लास्ट में दोनों को ही, ऑपरेस्ड और ऑपरेसर, यानी जो ऑपरेस्ड होता है और ऑपरेसर होता है, वो दोनों ही ह्यूमैनिटी के रोब्ड है, यानी चोर है। सो दैट्स ऑल द स्टोरी। स्टोरी बहुत लेंदी है, बट इसका जो पूरा निचोड़ यही है कि भाई उन्होंने जितने भी उनके स्ट्रगल्स थे, जो उन्होंने फ्रीडम पाने के लिए करा है, वो सब इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है ना। और वही है कि भाई जो फ्रीडम होती है वो बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलती है। सो दैट्स ऑल। थोड़ा फोकस के साथ सुनिएगा क्योंकि स्टोरी लेंदी है और ज़्यादा फोकस को नीड करेगी। थैंक यू सो मच।